नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुके हैं। इस चुनावों की एक बहुत बड़ा जो परिणाम है वो ये कि 10 साल बाद भारत में फिर से गठबंधन सरकार का आगमन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 के चुनावों में और फिर 2019 के चुनावों में भारी सफलता प्राप्त की थी और अपने बूते पर एक बहुमत की सरकार बनाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनावों में बहुमत हासिल करने से पिछड़ गई। क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी सरकार द्वारा जन कल्याण के बहुत से कार्य करने के बाद भी बहुमत से क्यों पिछड़ गए? क्यों ये जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से पाने में विफल रही? आइए अब हम इसी के कुछ मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। वैसे तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं और वो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा 400 पार सीटों का नारा दिया जाता है। भाजपा ने अति आत्मविश्वास में इस बार 400 पार का नारा दिया। ये 400 पार का नारा शायद हम कह सकते हैं भाजपा को बहुमत से दूर रखने में एक प्रमुख कारण बना, क्योंकि इसी नारे की वजह से विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस को यह मौका मिला, ये नैरेटिव फैलाने का मौका मिला कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है और साथ ही साथ वो भारत से शिक्षा संस्थानों में और नौकरियों में जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहती है। यह सबसे प्रमुख कारण था। लोगों को शुरुआत में ऐसा लगा कि ये जो मुद्दा है, चाहे वो आरक्षण का हो, आरक्षण समाप्त करने का हो या संविधान को बदलने का, शुरुआत में बहुत से राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये भी कोई प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं और इसके बेस पर इंडिया अलायंस चुनावों की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, शायद इंडिया अलायंस के जो नेता थे वो इस नैरेटिव को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने में सफल रहे कि अगर भाजपा को 400 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो वो संविधान को बदल देगी और साथ ही साथ वो आरक्षण की व्यवस्था को भी खत्म कर देगी। और इसका परिणाम यह हुआ कि
समाज का वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो पिछले 2 चुनावों से भाजपा के साथ था, वो उससे दूर हो गया। दूसरा प्रमुख कारण जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखने का एक बहुत बड़ा कारण बना, वो था सांसदों की उदासीनता। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जीते थे, बहुत से सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन रहे और साथ ही साथ न केवल उन्होंने जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए कोई ठोस प्रयास किए, बल्कि वो केवल और केवल इसी आशा में रहे कि वो मोदी के नाम के सहारे, मोदी फैक्टर के सहारे चुनाव जीत सकते हैं। कुछ हद तक उनको ऐसा लगा कि जैसे 2019 में मोदी के नाम के सहारे वो सांसद बन गए थे, शायद इस बार भी उनको लगा कि वो मोदी के नाम के सहारे वो फिर से सांसद बन सकते हैं बजाय अपने काम के। और यही एक प्रमुख कारण रहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को पूरी तरह से अनदेखा किया और इसका परिणाम यह हुआ कि उनके क्षेत्र की जनता की नाराजगी उनकी हार के रूप में सामने आई। तीसरा जो प्रमुख कारण भारतीय जनता पार्टी की हार का रहा, या हम कहें उसको बहुमत से दूर रखने का एक प्रमुख कारण हुआ, वो रहा बढ़ती हुई बेरोजगारी। हजारों लाखों युवा वो निराश थे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी और युवा वर्ग नौकरियों की आस में निराश हुआ जा रहा था। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने, प्रमुख रूप से मैं यहां तारीफ करना चाहूंगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, जिन्होंने युवाओं को यह विश्वास दिलाने में सफलता हासिल की कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। और यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि युवाओं ने, विशेषकर 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं ने मोदी सरकार के बजाय, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, या हम कहें इंडिया अलायंस के पक्ष में अपना वोट दिया। एक और जो कारण जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रही, वो था उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला। हजारों लाखों युवा जो रोजगार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और परीक्षा में शामिल हो रहे थे, लेकिन पेपर लीक हो रहे थे और सरकार, प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश सरकार, पेपर लीक को कंट्रोल करने में
इसको रोक पाने में पूरी तरह से विफल रही। और यही एक कारण रहा कि युवाओं ने इंडी अलायंस या हम कहें इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों फिर से इस बात का विश्वास युवाओं में बनाने में सफल रहे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पेपर लीक जैसे मामलों पर लगाम लगाएंगे। एक और प्रमुख कारण वो था विपक्ष का एकजुट होना। अगर हम 2014 के चुनावों को देखते हैं तो उस समय विपक्ष बिखरा हुआ था और साथ ही साथ जनता में मनमोहन सरकार के 2 कार्यकाल को देखते हुए 2 कार्यकाल के दौरान जो घोटाले हुए, जो स्कैम्स हुए और जो एक सरकार की जो लेट लतीफी थी, सरकार का दृढ़ फैसले न ले पाने की वजह से लोगों में जो एक निराशा का माहौल बना हुआ था, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। उस समय नरेंद्र मोदी ये जनता को विश्वास दिलाने में सफल रहे कि केवल वही उनको निराशा के उस गर्त से बाहर निकालने में सफल हो सकते हैं। 2019 के चुनाव के समय भी नरेंद्र मोदी ये विश्वास दिलाने में सफल रहे कि केवल और केवल उनकी सरकार ही विकास के रास्ते पर देश को अग्रसर कर सकती है। और उस समय भी उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा जो एक कारण बना वो था विपक्ष का एकजुट न होना। इस बार विपक्ष न केवल एकजुट था बल्कि उसने पूरी ताकत से उन मुद्दों पर अपने चुनाव प्रचार को केंद्रित रखा जो इस समय के ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम न लग पाना। ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष ने अपना पूरी तरह से अपने चुनाव प्रचार को केंद्रित रखा और साथ ही साथ उन्होंने ये नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की कि सरकार अगर ये वापसी करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट अगर हासिल कर लेती है तो वो संविधान को बदलकर आरक्षण खत्म कर सकती है। एक और चीज जो इस समय के विपक्ष के चुनाव प्रचार में जो देखने को मिलता है, जो पहले के 2014 और 2019 के आम चुनावों के समय नहीं देखने को मिला, वो था विपक्ष ने उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले किए। लेकिन इस बार चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या इंडिया अलायंस की कोई भी दूसरी प्रमुख पार्टी हो, हर एक पार्टी के प्रमुख नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे वार करने से बचते रहे, उन पर सीधे हमले करने से बचते रहे। और उन्होंने अपने पूरे के पूरे चुनाव प्रचार को केवल और केवल जनता के प्रमुख मुद्दे जैसे बेरोजगारी,
जैसे महंगाई, जैसे पेपर लीक, जैसे अग्निवीर योजना, इस तरह के जो मुद्दे थे उन्हीं पर केवल और केवल अपने चुनाव प्रचार को सीमित रखा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिसकी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करने से चूक गई। आपकी अपनी राय हो सकती है, मैंने यहां पर अपनी राय रखी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।